Hello. Till now, we have completed all the primary sensing elements and the syllabus. And the last, we have done the below element and the bottom tube. Now, we are moving to the first classification of transducers, that are resistive transducers. Okay. Let us see this in details. Okay, the resistive transducer, the DC resistance of a conductor of length Lx having a uniform area of cross section A and a specific resistivity rho of its material is given by the formula R is equal to rho Lx by A. This is one of the basic formulas for resistance. Okay, now by varying these three parameters rho, Lx and A, we can design a transducer. Okay, by the change in length, we can design a primary transducer, linear and angular displacement, thickness, okay, and from also we can design using this transducer for a secondary transducer, therefore temperature, pressure, weight, force, torque, level, density, fluid flow rate, viscosity, velocity, acceleration, and attitude of the vehicle in space. By changing the length and the cross-sectional area both, we can design a primary transducer on a high pressure strain और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी डिजाइन कर सकते हैं सारे के सारे जितने ऊपर भी डिफाइन किए एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड एटीट्यूड. Similarly, by changing resistivity, temperature transducer, visible radiation transducer, magnetic field transducer, humidity transducer, moisture content transducer, these are all can be designed. And by changing resistivity, the secondary transducer that can be designed are thermal conductivity, gas composition transducer, fluid flow rate transducer, wind velocity transducer, and low pressure and vacuum and infrared radiation transducer, proximity, intensity of visible radiation transducer, and displacement transducer. By almost काफ़ी पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी चेंज करके. ठीक है, तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए. आपके पास तीन पैरामीटर्स है, उन तीन पैरामीटर्स को चेंज करके आप वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर सकते हैं. सबसे पहला जो ट्रांसड्यूसर आता है दैट इज जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. ओके, द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर प्राइमरी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर enabling the measurement of temperature change in terms of resistance change. As the temperature is changing, होता क्या है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो भी मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होता है. द रेजिस्टिव एलिमेंट यूजुअली मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल, ज़्यादातर ये सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं और उसमें सबसे टॉप पे आया था मेटल, देन मेटल अलॉयज एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स टू डिजाइन द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर होती है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी. सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल में उल्टा होता है, वहाँ पर देयर इज अ डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, और यू कैन से दैट द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द मेटल इज इन पॉजिटिव एंड द थर्मल कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इंसुलेटर्स आर नेगेटिव. ओके, wire wound element employs considerable length of wire and if free to expand, the length also increases with increase in temperature. अगर नॉर्मली इनके वायर्स बना के हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में यूज करते हैं तो बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ में भी इंक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन. ओके, hence the temperature change, अगर टेम्परेचर चेंज होता है द चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी ड्यू टू चेंज इन बोथ लेंथ एंड रेजिस्टिविटी. लेंथ के वेरिएशन की वजह से ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड द रेजिस्टिविटी के वेरिएशन से जैसे ड्यू टू थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी देयर विल बी द रेजिस्टेंस चेंज व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर चेंज इन द मटेरियल.
ओके, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो जो डिफाइंड होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो मैं अभी टर्म बोल रहा था वो अल्फा से डिफाइन होता है। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, और इट कैन बी रिटन एज 1 by delta t delta r by r naught, where delta t is a change in the temperature, delta rho is the change in the resistivity, rho naught is the resistivity at 0 degrees Celsius. Similarly, in the other case, delta r is nothing but the change in resistance, and r naught is the resistance at 0 degrees centigrade, or you can say 273 Kelvin. Okay, so in this way we define that there is a इसको और theoretically बोले there is a change in resistivity per unit resistivity with a change in temperature, ठीक है, change in resistance या per unit resistance with a per unit change in temperature, ठीक है। Now, the resistance at any temperature T degree Celsius is given by, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T। ओके, तो यहाँ पर R naught is the temperature at 273 degree Kelvin and alpha is the thermal coefficient of resistivity and delta T is the change in temperature. So by using this formula we can define the resistance of a particular material at certain temperature. Each metal or metallic alloy obey the relationship over a range of temperature. ये relationship भी हर material किसी temperature range के लिए ही ये observe करने को मिलता है, पूरे temperature हर temperature में ये formula use नहीं होगा, ठीक है। This formula is used for certain temperature range and it depends upon material to material, okay, and each resistance transition is generally limited to measure temperature with this range। और सिमिलरली अगर ये आप इसके टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस रेजिस्टेंस थर्मामीटर का अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एक टेम्परेचर रेंज होगा कि वो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में ही मेजरमेंट्स कर पाएगा। वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर में आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। Okay, normally used materials are platinum, nickel, copper, and tungsten are the commonly used metals for the wire bond element, जो वायर आप बॉन्ड करते हैं, ठीक है। The temperature resistance characteristics PT of PT, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट मटेरियल जो कहा जाता है प्लैटिनियम, उसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी लीनियर होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, बस थोड़ा सा महंगा होता है एंड रिप्रोड्यूसिबल ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इट इज़ अवेलेबल इन प्योर फॉर्म एंड रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन। सबसे अच्छी बात है प्लैटिनम की कि वो रेजिस्ट फ्री होता है, कोरोजन नहीं होता है, इस वजह उस और बहुत सारे एनवायरमेंट कंडीशंस का उस पर अफेक्ट नहीं होता। देयरफॉर इट इज़ और सबसे बड़ी बात कि वो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल विच इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बट वन अदर लिमिटेशन इज दैट इट इज एक्सपेंसिव। इवन दो जहाँ सेंसिटिव मेजरमेंट्स करने हैं तो हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं। Okay, platinum is the element are used for precision thermometry and a resolution of plus minus 0.0001। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, आप देख सकते हैं, मतलब हैविंग इन द सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब 10⁻⁴ तक का रेजोल्यूशन है, ठीक है। व्हेन यूज अलॉन्ग विद द सूटेबल मेजरिंग सर्किट्स, और उसके साथ अगर सूटेबल मेजरिंग सर्किट्स बनाया जाए तो एक अच्छा प्रिसीजन थर्मामीटर हम डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग प्लैटिनम। नेक्स्ट मटेरियल इज निकल, हैज अ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.0068, while platinum, copper and tungsten have a coefficient of 0.004 की रेंज में होते हैं।
तो निकल की खासियत है कि इट इज हैविंग अ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका वेरिएशन बहुत मतलब कि धीरे धीरे वेरी करता है, मतलब कि यू गेट अ गुड रेंज। Alloys of metal do not possess any advantage for temperature measurement. Phosphor bronze is favor for low temperature thermometer below 7 Kelvin. एक बढ़िया अलॉय है जो 7 केल्विन से नीचे की मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। Okay, now let us see the construction of a resistance thermometer. The wire-wound resistance thermometer, as shown in figure, usually consists of coil wound on a mica or a ceramic former. Let us see the figure. This is a figure. मैं पता करो दूसरा फिगर हो। ओके, ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, दैट इज द सेंसिंग एलिमेंट। वहाँ पर वायर वाउंड करके रखा जाता है, ठीक है। दिस इज अ वायर वाउंड फॉर्म सेंसिंग एलिमेंट, और लेड सपोर्ट है जिसके ऊपर ये लिपटा हुआ है। इट कैन बी लेड सपोर्ट, सेरामिक का कोई मटेरियल हो सकता है या माइका मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो द वायर वाउंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एज शोन इज इन फिगर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल wound on a mica or a ceramic former which also serve as a supporting mount for the coil, ठीक है। वो सपोर्ट की तरह से भी काम करता है। और सिरामिक है तो सिरामिक मटेरियल है तो कहते हैं अच्छे इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। द कॉइल इज वाउंड इन अ बाइफिलर फॉर्म सो एज टू मेक इट नॉन इंडक्टिव। अगर मैं बाइफिलर फॉर्म का फिगर हो तो मैं आपको दिखाऊं। ओके, बाइफिलर फॉर्म बेसिकली मतलब कि आप एक बार क्लॉकवाइज पूरी बाउंडिंग करते हैं, ठीक है, सिरामिक फॉर्मर के पास, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज उसके बीच में, पहले क्लॉकवाइज वाइंडिंग की थी आपने, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज उसी के अंदर ही दूसरी वाइंडिंग करते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि क्लॉकवाइज करते हुए गए जो करंट उसके अंदर फ्लो होगा उसकी वजह से उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब जब दूसरी बार हम एंटी क्लॉकवाइज उसी के अंदर फिल करते हैं वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो एक अनदर इंडक्टर अपोजिट पोलैरिटी का, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए आ रहे हैं तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो प्रीवियस वाले से को कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द बाइफिलर फॉर्म टू मेक इट टोटली नॉन इंडक्टिव, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स इसमें देखने को ना मिले। दैटवाइज हम लोग पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, फिर लास्ट में आके इसको फाइनली एंटी क्लॉकवाइज प्रीवियस वाले क्लॉकवाइज के अंदर फिल करते हुए वापस आते हैं। दिस इज नोन एज बाइफिलर फॉर्म। ओके, द एलिमेंट आर नॉर्मली एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूब पायलट ग्लास। अब ये पूरा जो आपने माइका फॉर्मल लिया उसके बाद वायर की वाइंडिंग की, ये हम लोग एक प्रोटेक्टेड ट्यूब में डाल देते हैं जो पायरस ग्लास का बना सकता है, पोर्सलिन का बना सकते हैं, क्वार्ट्ज या निकल का बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं। बहुत कम टेम्परेचर रेंज में काम कर रहे हैं तो आप ग्लास का मटेरियल यूज कर सकते हैं, पोर्सलिन यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग इन द इंडस्ट्रियल पर्पज फॉर हायर टेम्परेचर तो वहाँ पर ग्लास और पोर्सलिन नहीं चलेगा, आपको हायर मतलब जैसे क्वार्ट्ज या निकल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेंज और कैसा फ्लूइड आप अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब सील करते हो तो उसमें अंदर गैसेस भरते हो, फ्लूइड्स भरते हो, ठीक है। तो कैसा गैस और फ्लूइड्स उसमें भर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज फाइनली द कंस्ट्रक्शन। यू कैन सी देयर इज अ लेड सपोर्ट एंड देयर इज अ सेंसिंग एलिमेंट ओवर देयर, ठीक है। एंड उस एलिमेंट से कनेक्टिंग लीड्स ये आप देख रहे हैं बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने, ये बाहर का जो पार्ट है ये आपका पोर्सलिन का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है। तो उसके बाद ये माउंटिंग थ्रेड्स आपको दिख रहे होंगे, माउंटिंग थ्रेड्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो माउंटिंग थ्रेड्स ये अगर आपको कहीं पर इसको यूज करना है तो एज अ नट इसको आप कहीं पर भी स्क्रू करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो माउंटिंग थ्रेड्स हैं जैसे स्क्रू के ऊपर होते हैं, तो कहीं पर भी इंसर्ट करना हो या यूज करना तो वहाँ पर आप बोर करके अकॉर्डिंग टू इट्स थ्रेड आप बोरिंग कर देंगे, वहाँ पर थ्रेड्स क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ पर आप एज अ स्क्रूज को इंसर्ट करके लगा सकते हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके,
द थिन फिल्म रेजिस्टिव एलिमेंट ऑफ प्लैटिनम आर अवेलेबल टू फॉर सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट। कई कई जगह पर वायर बॉन्ड ना करके थिन फिल्म रेजिस्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्लैटिनम यूज करते हैं। अगर जहाँ पर मुझे सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट्स करनी हो तो वो वायर बॉन्ड ना करके वी विल क्रिएट अ फिल्म ओवर देयर। दे आर मच स्मॉलर इन साइज। ये जो थिन फिल्म रेजिस्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं और बनाते हैं तो ये काफ़ी स्मॉल साइज का, अच्छा इन जनरल भी ये स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। हैविंग हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स रिलेटेड टू वायर टाइम। प्लैटिनम इज वैक्यूम डिपॉजिट टू फॉर्म अ थिन फिल्म ऑफ 0.1 माइक्रोन। जो थिन फिल्म बनाते हैं प्लैटिनम की वो 0.1 माइक्रोन थिक होती है। ये नॉर्मली वैक्यूम डिपोजिशन करते हैं हम लोग अभी फर्दर जब VLSI में पढ़ेंगे तो वहाँ स्पटरिंग प्रोसेस होता है। स्पटरिंग प्रोसेस से आप क्या करते हैं कि मेटल को आयनाइज फॉर्म में ले जाते हैं और पतली पतली लेयर्स जहाँ भी फॉर्म करनी होती है वहाँ पर फॉर्म करते हैं। दैट इज नोन एज स्पटरिंग प्रोसेस, ठीक है। VLSI में पूरा मेटलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस है यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ऑन एन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, एक इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट के ऊपर इसको आप डिपॉजिट करते चले जाते हो, विच इन टर्न इज बॉन्डेड टू अ प्लास्टिक बैकिंग। उसको एक प्लास्टिक बैकिंग से सपोर्ट कर दिया जाता है जिससे कि उसको एक स्ट्रेंथ मिले आपके इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट को। केयर मस्ट बी टेकन टू सी दैट नो स्ट्रेन इज इम्पार्टेड टू द एलिमेंट। और जब कभी हम थिन फिल्म रेजिस्टिव एलिमेंट डिजाइन कर रहे होते तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उस पर कोई स्ट्रेन इम्पोज ना हो, क्योंकि स्ट्रेन इम्पोज होगा तो जो आपकी फिल्म है वो टूट सकती है, वो फिल्म एलॉग्नेट हो सकती है। तो ये कोशिश करते हैं डिजाइन करते वक्त कि देयर शुड बी नो स्ट्रेन ऑन दैट एलिमेंट व्हाइल माउंटिंग और सीमेंटिंग द एलिमेंट ऑन द सरफेस। जब भी इस एलिमेंट को आप कहीं सीमेंट में मतलब कहीं पर इसको इंस्टॉल कर रहे हो, चिपका रहे हो कहीं जहाँ मेजरिंग करनी है, या फिर माउंट कर रहे हो, माउंटिंग हो रही है, जैसे मैंने अभी इनिशियली फिगर में दिखाया कि देयर इज अ स्क्रू थ्रेड्स होते हैं और आप वहाँ पर जहाँ पर आपको उसको टेम्परेचर मेजर करना होता है तो वहाँ क्या करते हैं बोरिंग करके वहाँ पर थ्रेड्स डेवलप कर देते हैं और उसके अंदर आप उसको माउंट कर सकते हैं। तो माउंटिंग भी होती है, सीमेंटिंग भी होती है। तो माउंटिंग सीमेंटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे अगर थिन फिल्म ये रेजिस्टिव एलिमेंट उसके अंदर है तो उस पर कोई स्ट्रेन ना आए, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट। और मेजरमेंट करते वक्त भी उसमें कोई स्ट्रेन ना आए। तो ये पूरा डिजाइन करते वक्त जो आप अपना ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर रहे होंगे उस वक्त ये ध्यान रखना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? बहुत सारे एडवांटेजेस है पर मैंने कुछ टिक लगा रखे दैट आर इम्पोर्टेंट। द मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेसी, ओके। The accuracy of the measuring circuit can be easily checked by the substituting standard resistors of resistive element. Okay. The measurement of is very accurate, मतलब काफ़ी accurate measurement होता है। Accuracy of measuring circuit can be easily checked by the substituting the standard resistor of resistive element. ठीक है। Resistive element can be used to measure differential temperature. The resistive element response time is of order of 2 to 10 seconds. ठीक है। The limit of error of resistive element is plus minus 0.25% on the scale reading. Extremely accurate temperature sensing. Stability बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि आप ऑटो टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कोई सर्किट यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसको कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडिकेटर, रिकॉर्डर एंड कंट्रोल कैन बी ऑपरेटेड। इनसे आप इंडिकेटर्स, रिकॉर्डर्स और बहुत सारे कंट्रोलर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। मोर देन वन रजिस्टर एलिमेंट कैन बी क्लब्ड टू सेम इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। आप एक से ज़्यादा कहते हैं रजिस्टिव एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर मैनी एडवांटेजेस, ठीक है। जो मेजर एडवांटेजेस है इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड काफ़ी सेंसिटिव है, स्टेबल है, दिस वन ऑफ द एडवांटेज। लिमिटेशन, कॉस्ट हाई है। नीड फॉर ब्रिज सर्किट, इसमें ब्रिज सर्किट की जरूरत पड़ती है एंड पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। कैसे यूज होता है वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ हीटिंग, अपने आप सेल्फ हीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। लार्ज बल्ब साइज कंपेयर टू थर्मोकपल, अगर थर्मोकपल से कंपेयर करें, ओके। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस थर्मामीटर। मैं जो अभी सर्किट कह रहा था, अब रेजिस्टेंस थर्मामीटर यहाँ पर ब्रिज सर्किट में ऐसे यूज होते हैं
कि आपका पहले इनिशियल स्टेज में ब्रिज के एक आर्म पे मैंने अपना सेंसिंग एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको पहले बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए जो तीनों रेजिस्टेंस है उस तरह से लिए कि वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। अब जो सेंसिंग एलिमेंट है जहाँ भी आप उसका टेम्परेचर सेंसर करना है वो सेंस कर रहा है, तो उसकी वजह टेम्परेचर चेंज की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो हो रहा है। एंड एज गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो हो रहा है, इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब कि आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया, उसका करंट फ्लो चेक कर लिया, उससे आपने जो भी रिकॉर्डर्स या डिस्प्लेस आपने लगा रखे हैं उसमें वो रिकॉर्ड करते चले गए, कैलिब्रेट करते चले गए हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे, तो आपका पूरा ब्रिज थर्मामीटर। तो ये ब्रिज सर्किट के लिए रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हाँ भाई ये एक एक्स्ट्रा सर्किट इसमें लगाना पड़ता है व्हेन यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग थर्मल रेजिस्टेंस थर्मामीटर। Okay, with this we have complete the first resistor transducer, ठीक है, that is resistance thermometer. In the next lecture we will be seeing another resistor transducer, that is thermistor and other potential resistive potentiometers and all. Until then, have a nice day.